closed packing and packing of atoms. चलो अगला पॉइंट लिखो, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, यानी कितना बेटर से बेटर तरीके से पैकिंग किया जा सके, ठीक है। यानी जितना सॉलिड पार्ट ज़्यादा होगा, वाइड स्पेस कम होगा, उसको उतनी ही बेटर पैकिंग बोला जाएगा। तो क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, ठीक है। इसमें हम लोग 1D के लिए सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 1D यानी 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 1D यानी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल के लिए क्या होगा, 1 डायमेंशनल में इस तरह से हम लोग एटम्स का लेयर जो है अरेंज कर सकते हैं, इस तरह का। ये 1D हुआ, ठीक है, एक लेयर। अब यहाँ पे हम लोग यानी ये जितने भी हैं एक दूसरे के टच में है, ठीक है। अब इसमें एक एटम, इसको अगर पार्टिकुलर देखा जाए तो क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। यानी इस एटम के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए कितना है, 2 के टच में है, ठीक है। तो 1D में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं ना, ठीक है। अब दूसरा कोई तरीका है जिससे कि 1 डायमेंशनल को हम लोग इससे बेटर पैकिंग कराया जा सके, नहीं होगा। अब इसमें हम लोग वाइड के टर्म में भी देख ले कि अगर 2 कोई इस तरह से एटम है और उन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप वगैरह है, इस तरह से गैप है 2 एटम के बीच, ये गैप, तो इस जो गैपिंग के जो गैप वाला हम दोनों एटम के बीच गैप स्पेस देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा एटम रख दिया जाए तो इसके लिए क्या होगा, वॉइड बनेगा ना। यानी 2 एटम को बीच कुछ स्पेस हो, जो गैप जो दिख रहा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड स्पेस। और उस वॉइड में एक छोटे से हम कोई एटम रख दे जो इसको फिल करेगा, तो इसका रेडियस अगर हम लोग देखें, यानी सेंटर तीनों एटम का सेंटर को हम लोग मिला दे तो क्या एक ही लाइन में आएगा ना, स्टेट एक ही लाइन पे रहेगा, तीनों का सेंटर, छोटे एटम का और इन बड़े 2 एटम का भी। तो इस छोटे एटम का भी क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, नहीं होगा ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए 2 हो जाएगा, और इनका जो है रेडियस यानी कंसेंट्रिक होगा, एक ही लाइन पे आएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। टू डी के लिए सेकंड पॉइंट, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, तो इसमें इस तरह से हम लोग 2 लेयर बनाएंगे, 2D का है ना, तो एक लेयर हम लोग ऐसे अरेंज कर लिए एटम्स का। अब 2D के लिए दूसरा अरेंजमेंट हम लोग इसी के ऊपर दिखा दिए, जस्ट इसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर हो, यहां से यही होगा ना 2D में, या और भी इसके ऊपर जमाते जाए तो 2D का होगा। अब देख रहे हो यहाँ पे इसको अगर यानी इन सब में हम लोग देखें, इन सब का सेंटर क्या होगा, कंसेंट्रिक होगा, एक स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन में होगा, लिनियर होगा, और इनका भी सबका। तो अगर इस लेयर को मैं ए मान लूँ तो इस लेयर को क्या मानेंगे, ये भी क्या होगा, ए टाइप का ही तो है, सिमिलर टाइप का। ये अगर ए लेयर है तो दूसरा लेयर भी उसी टाइप का है ना, जस्ट एक दूसरे के ऊपर है,
ठीक है। तो ये इसका अगर लेयर फॉर्म हम लोग देखें किस तरह से अरेंजमेंट है, तो हम कह सकते हैं कैसा अरेंजमेंट है, ए टाइप का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए टाइप का इस तरह से होगा। यानी और भी अरेंजमेंट करते जाए सब क्या सिमिलर है। तो 2 डायमेंशनल में हम 2 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी ए टाइप का होगा एक, जो यहाँ पे हम लोग दिखा दिया, और इसमें क्या बनेगा, इन सब के सेंटर को मिला दो तो क्या बनने वाला है, स्क्वायर यूनिट सेल ना, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कैसा बना है, इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर यूनिट सेल। 2 डायमेंशनल का स्क्वायर यूनिट सेल बना। अब यहां पे देख रहे हो ये वॉइड स्पेस आ रहा है, ये वॉइड आ रहा है ना, स्क्वायर यूनिट सेल में वॉइड आ रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग तो 2 डायमेंशनल का 2 तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक तो ये हुआ जो ए टाइप का होगा स्क्वायर में, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये वॉइड स्पेस में यहाँ पे एक छोटा सा एटम रख दो इसके वॉइड पे, ठीक है। इसके वॉइड में एक छोटा सा एटम रख दो तो फिल हो जाएगा। तो कैसा वॉइड बना रहा है यहाँ पे, ये वॉइड कैसा बनाएगा, देखो यहाँ पे इस तरह का है। मैं एटम्स को रख लिया, हाँ ठीक है, ये है। और बीच में क्या है, ये एक छोटे से एटम, ये वॉइड पे एक छोटा सा एटम, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हुआ, यानी अगर हम लोग यहाँ पे इस वॉइड का जो सेंटर है छोटे एटम का, इन सबके सेंटर से हम लोग मिला दिए, यही होगा ना। कैसा वॉइड बना रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड। और इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कैसा, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। चलो ये लिखो। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर बना रहा है, नहीं अब देखो इस टाइप से बना रहा है, यही बना रहा है ना। यहाँ पे क्या वॉइड है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला, ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है तो इसका आधा है ना 45 हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा। और ये लेंथ कितना हो गया, यानी अगर ये आर है, ये आर है ना, सब एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये आर, तो ये इसका स्मॉल आर में मान लो, ठीक है। और स्मॉल आर मान लूंगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है ए, और ये कितना हो जाएगा 2r, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये 2r है ना, और 2r किसके इक्वल है, साइड लेंथ है क्या, यानी इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 2r, और 2r आ गया, यानी एक का ये रेडियस कितना हुआ r, तो ये जो स्पेयर है एटम है इसका यही ना r है, लेकिन इतना तो बढ़ रहा है वॉइड वाला, तो वॉइड वाला जो रेडियस है मैं स्मॉल r मान लिया, तो टोटल ये कितना हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हुआ। अब एंगल कितना हो गया है 45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना है r, तो यही ना है इसका, तो ये कितना r आया समझ, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे रेडियस रेशियो अगर हम लोग निकाल ले,
तो रेडियस रेशियो निकालने के लिए यानी मुझे ये पता है और ये पता है, ठीक है, तो क्या कर ले हम, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे बन रहा है, ये जो वॉइड आ रहा है इसको लिख लेना ट्रायंगुलर वॉइड, इसमें ट्रायंगुलर वॉइड बना रहा है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड, यानी कि रेडियस रेशियो हमको देखना है इस स्मॉलर एटम का यानी वॉइड वाले और कैपिटल ये जो एटम का, तो कितना होगा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना हम लोग लिख ले, कॉस क्या, कॉस थीटा यानी थीटा कितना 45 डिग्री, कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h यानी r बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 45, 45 कितना 1/√2 कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब निकालो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √2r इज इक्वल्स टू r प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 r इक्वल्स टू स्मॉल r। तो इनका रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1/√2 माइनस 1 आ जाएगा। अब √2 का मैग्नीट्यूड पता है कितना 1.41, उसमें से 1 माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा 0.41, अब उससे डिवाइड कर लो तो 1 बाई कितना आ जाएगा 0.414। अब इसको डिवाइड करो कितना आ रहा, हाँ तो ये आ जाएगा इसका कितना रेडियस रेशियो R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू 0.225 आ जाएगा समथिंग, यही आएगा ना, इतना आ जाएगा। क्या हुआ, हाँ ट्रायंगुलर वर्ड्स, ट्रायंगल बना रहा है ना इसलिए ट्रायंगुलर वर्ड्स बना रहा है। ठीक है, तो 2D में 2 डायमेंशनल में हम लोग दो तरह से एटम्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक तो ये हो गया जो ए टाइप का है। अब दूसरा हम लोग देख 2D का दूसरा अरेंजमेंट इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, एक तो एक लेयर ये बना लिया, इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया। अब इसके ऊपर ये जो गैप आ रहा है, दो एटम्स के बीच गैप आ रहा है ना, तो इसके ऊपर हम लोग एटम्स का अरेंजमेंट कर लिए यहाँ पे, यानी इस गैप में हम लोग एटम्स को रख लिए, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से, अब फिर इसके ऊपर हम लोग इस गैप पे रखेंगे, हाँ अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √2 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा यानी कि 0.414, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान दिया, अच्छा। देखो यहाँ ये 2D का दूसरे टाइप का अरेंजमेंट है, यानी एक लेयर हम ऐसे अरेंजमेंट कर लिए, दूसरा लेयर जो इन दोनों के बीच यानी हर एक दो एटम के बीच जो गैप आ रहा है उसके ऊपर मैं जमा लिए यहाँ पे एटम को, यानी गैप में रख लेना, इस गैप में, फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरे में यहाँ पे जो यहाँ फिर अगले सेकंड लेयर वाले जो गैप आ रहा है उसके ऊपर मैं एटम को अरेंजमेंट करा दिए। तो अब देखो यहाँ पे तीसरे लेयर में क्या आ रहा है, यानी इसको अगर मैं लेयर ए मान लिया और इसको बी मान लिया और इसको सी, तो ए बी सी में क्या रिलेशन है, इन तीनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है। इस तरह का अरेंजमेंट करने से क्या बनता है हेक्सागोनल, हम लोग देख चुके हैं पहले, यानी ये 6 एटम्स इसमें आ जाएंगे इस तरह से। यानी हम लोग इसको अगर ले लेते हैं, इस एटम का ले लिए, फिर इस एटम का सेंटर इसका, और ये
हेक्सागोनल आ गया ना, एक कंप्लीट यहाँ पे एटम इसमें। तो यहाँ पे ए बी सी में क्या रिलेशन आएगा, देखो यहाँ पे इन दोनों के गैप में हम सेकेंड लेयर रखे हैं, सेकेंड लेयर वाले जितने हैं एटम्स के गैप में रखे हैं, फिर थर्ड लेयर वाले जो भी हैं सेकेंड लेयर वाले के गैप में रखा गया, जहां जहां गैप है, ठीक है। तो ए और सी में कुछ रिलेशन दिख रहा, सिमिलर क्या आ रहा है, इसे तो एक्चुअली बना नहीं है, एक्चुअल बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट आएगा। तो सी और ए में हम क्या देख रहे हैं कि सी वाले जो लेयर हैं वो फर्स्ट के सिमिलर है, जस्ट इसके ऊपर ही आ रहा है ना, ये देखो तो इसका सेंटर इसका सेंटर, फिर इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये, तो ये ए का सिमिलर आ रहा है सी, इसका मीनिंग कैसा, फिर आगे ऐसे करते जाओगे तो बी की तरह आएगा, अगला लेयर पे रखे जाओगे तो बी की तरह सिमिलर आएगा, यानी इसका ये सी जो लेयर आ रहा ए के सिमिलर आ रहा है। तो कैसा लेयर फॉर्म कर रहा है, ए बी टाइप का ये पैकिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना ए बी पैकिंग। हेक्सागोनल है, ये इसको लिख लेना, हेक्सागोनल आ रहा है वहां पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये ए बी टाइप का होगा, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल ए बी टाइप का। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू डायमेंशनल हेक्सागोनल जो है क्लोज पैकिंग लेयर किस फॉर्म में करेगा, ऑप्शन दे दिया ए बी सी ए बी ए टाइप, ठीक है। तो कौन सा होगा, ए बी टाइप का। ये रिपीट कर रहा है ना, ये डिफरेंट है, ये लेयर डिफरेंट है, गैप में है। अब फिर ये वाले जो है इस जस्ट उसके ऊपर आ रहा है, एक एटम जस्ट दूसरे एटम के ऊपर है, यानी ए और सी में ये रिलेशन आ रहा। फिर इसके ऊपर रखोगे तो ये गैप में इसके सिमिलर आएगा, बी के सिमिलर, यानी इसके जस्ट ऊपर आएगा ये वाला, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा ए बी टाइप लेयर, ठीक है। टू डायमेंशनल में दो तरह के होते हैं क्लोज पैकिंग, थ्री डायमेंशनल में देखो, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो थ्री डायमेंशनल के लिए यहां भी दो तरह के होंगे। देखो यहां पर मैं फर्स्ट पॉइंट लिया सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव्स सेल। तो सिंपल क्यूबिक का क्या है स्ट्रक्चर, ये है और इसमें एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं और एक दूसरे के टच में रहते हैं, ठीक है, और कहीं किसी पॉइंट पे तो होते नहीं है। तो यहाँ भी एक वॉइड बनेगा, यहाँ पे इसको क्यूबिकल वॉइड बोला जाएगा, 3D में है ना। तो बॉडी सेंटर पे एक वॉइड बनेगा और इसका लेयर किस टाइप से है, यानी यहाँ देख लो, इसको मैं सेपरेट करके दिखा दे रहा हूँ। यानी एक लेयर मैं यहाँ पे बना लिया इस टाइप से, और इसी टाइप का एक दूसरा लेयर है, एक बटम वाला मान लिया, एक ऊपर वाला, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर है ना, ये सिर्फ कॉर्नर्स पे है। तो एक मैं टॉप वाला फेस ले लिया, एक बॉटम वाला ले लिया, बीच में तो कुछ है नहीं, फिर इधर फेस पे है, इधर फेस पे है, फ्रंट पे और बैक पे है, ठीक है। तो मैं दो फेस को ले लिया, एक फेस जैसे ये बना लिया, दूसरा फेस बना के इसी पर लाकर रख दिया। तो ये कैसा लेयर है, ए टाइप का है ना, यानी हर एक एटम दूसरे एटम पे क्या है,
नहीं समझ में आ रहा? यानी इस तरह से बहुत सारे और भी लेयर होगा ना, इस तरह से और आगे बना सकते हो, इस आगे चलते जाएगा, क्योंकि एक क्रिस्टल में बहुत सारे यूनिट सेल हो सकते हैं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। और एक मैं दूसरा और लेयर बनाया इस तरह से, ये सारे एटम्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, गैपिंग में नहीं है, कहीं गैप में कोई एटम्स का अरेंजमेंट है नहीं है, एक एटम 10 जस्ट दूसरे एटम के ऊपर, ये एटम क्या है इसके ऊपर है, ये एटम इसके ऊपर है, ये एटम इसके ऊपर है, ये एटम इसके ऊपर है, यानी एक दूसरे के ऊपर है, यानी सभी कितने किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है, सेम टाइप का। और इस अरेंजमेंट को मैं ले ला करके इसके ऊपर रख दिया, तो ये भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना, सारे के सारे क्या है, सिमिलर है। यानी अगर मैं इसको ये मान रहा हूं तो ये भी क्या है, यही टाइप का है ना, और ये भी क्या होगा, ये और ये भी है, तो ये कैसा बना लिया, फिर कैसा क्लोज पैकिंग कर रहा है, ये टाइप का, यानी ये जो बनेगा सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव्स, ये भी ए टाइप का क्लोज पैकिंग करेगा, ठीक है, लेयर सॉल्व करेगा। तो सिंपल क्यूबिक भी ए टाइप का लिख लो, ये जो पैकिंग होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा, सिंपल प्रिमिटिव्स इसको बोल सकते हैं या सिंपल क्यूबिक बोल सकते हैं। तो यहां लिख लेना ए टाइप्स क्लोज पैकिंग लेयर्स, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लेयर्स। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ लेयर्स से पूछे जा सकते हैं, तो ये देख करके बता सकते हो। हो गया। अब बीसीसी में देख लो उसका कैसा लेयर होगा। बीसीसी के लिए बीसीसी का स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसमें बॉडी सेंटर पे एक होता है एटम्स, ठीक है। तो बॉडी सेंटर पे मैं एक बना दिया, इसका एक एटम यहां पे रख लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे अरेंजमेंट दिखा सकते हैं, ये हो गया ना। चलो देखो यहां पे, यानी इसका भी मैं एक फेस यहां पे ले लिया और एक फेस में ये ले लिया, ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, बॉडी सेंटर पे एक जो है रखा हुआ है, यहाँ पे एक एटम्स। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो इस पे एक एटम है रखा हुआ, और दूसरा एक और लेयर मैं इस तरह से बनाया, ठीक है, इसको ला करके इस पर रख दिया। तो एक लेयर तो ये हो गया, ये वाले, ये पूरे नीचे वाले एक लेयर हो गया, उसके ऊपर बीच में रखा है वॉइड पे, तो दूसरा लेयर हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे यूनिट से लगाते रहेंगे आगे, इसमें भी आगे बना सकते हो इस तरह से। और हर एक वॉइड्स पे क्या होंगे, यहाँ पे इस तरह से रहेंगे ना आइटम। तो एक लेयर तो ये हो गया, दूसरा ये वॉइड पे रखते जा रहे हो, सेकंड लेयर, और थर्ड लेयर फिर इसी तरह का बना करके उस पर इस पर रख दो। तो ये ए मान लिया, ये वाले लेयर्स कैसा हो गया, बी लेयर्स, और फिर इस तरह से ऊपर रख रहे हो। बॉडी सेंटर का तो वही है, एक लेयर है ये, उसके ऊपर वॉइड पे रखा गया, और उसके टॉप पे ये वाले है,
ये चारों यही है ना। मैं इसके पहले भी बताया था, ये यानी ये जो इसमें एटम्स जो है आसपास नहीं रहते हैं, थोड़ा सा हटे हुए रहते हैं, यानी इसको दबा दो तो थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे ना, अलग हो जाएंगे। तो ये लेयर अगर बना कर रखे हो, इस तरह से अरेंजमेंट किए हो, यहाँ पे एक एटम रख दो, थोड़ा सा पुश कर दो, क्या अलग हो जाएगा ना, ठीक है। अब फिर ऊपर से एक और लेयर ऐसा ही बना करके रख दो, तो कैसा हो गया, ये लेयर एक ये टाइप का हो गया, और दूसरा लेयर इस तरह से वाइड पे आते जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा लेयर, तो ए और यानी थर्ड लेयर अब फर्स्ट लेयर में क्या है, सिमिलर है। ये कैसा हो गया, ए बी टाइप का, यानी दूसरा लेयर जो रख रहे हो गैप पे रख रहे हो, वाइड पे रख रहे हो। अब फर्स्ट लेयर में क्या है, एक एटम, यानी फर्स्ट लेयर में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक एटम्स क्या एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ, जो अभी हम लोग इसके पहले देखे थे हेक्सागोनल में, 2D हेक्सागोनल में, यानी एक लेयर है और उस लेयर के ऊपर उसके जो गैप है दो एटम के बीच, हर एक दो एटम के बीच जो गैप आ रहा है, उस गैप में हम सेकंड लेयर रख रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी है। फर्स्ट लेयर हम बना लिया, सेकंड लेयर क्या बना रहा है, जो भी गैप है उस पर मैं एटम को रख रहा हूँ, वाइड पे रख रहा हूँ। ये सेकंड लेयर है, डिफरेंट टाइप का आ रहा है ना। लेयर कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट होनी चाहिए, अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट लेयर में जो हम लोग अरेंजमेंट किया है, हर एक एटम एक दूसरे के ऊपर है, यानी ए एटम में रखा इसके ऊपर है, बी यानी दूसरा एटम में रखा उसके ऊपर ये अरेंजमेंट किया गया है, यानी एटम के ऊपर एटम को रखा गया है फर्स्ट लेयर में। सेकंड लेयर में क्या है, गैप पे रखा गया है। तो इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना, यानी कहने का मतलब ये जो है अरेंजमेंट किया गया अलग है, इसका अरेंजमेंट अलग है। अब फिर मैं जो थर्ड लेयर रखूंगा इसके ऊपर, तो कैसा होगा, फिर एक ही तरह ही तो है ना। अरे इस तरह का ये बना लो, यानी अलग से बनाकर इसको उठाकर इस पर रखो, तो ये लेयर और ये लेयर में, यानी इसको पूरे को सी लेयर मान लिया, सी मान लिया अरेंजमेंट, इसको ए अरेंजमेंट, और जो ये गैप में मैं रखा हूँ ये बी अरेंजमेंट। तो ए बी और सी में कैसा सिमिलरिटीज है, बी डिफरेंट है और ए और सी में सिमिलरिटी जो है सिमिलर टाइप का है। तो ये कैसा अरेंजमेंट हुआ, ए बी टाइप का, यानी बार बार रिपीट करते रहेगा ए बी, फिर आगे रखोगे तो फिर गैप में रखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर रखोगे तो यही टाइप का आएगा, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ खास करना नहीं है, देख करके पहचान लेना, थ्योरेटिकल है। तो इसका भी अरेंजमेंट यानी बीसीसी में ए बी इस तरह से ये बार बार रिपीट करते रहेगा, ए बी लेयर टाइप्स। ठीक है, यानी हर एक इस केस में देखा जाए तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी फर्स्ट लेयर सिमिलर टू थर्ड लेयर, ठीक है, फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर का सिमिलर होगा। एफसीसी का हम लोग देख लें, उसमें अरेंजमेंट या कैसे है, लेयर्स फॉर्म कर रहा हूँ। तो एफसीसी के लिए एफसीसी में हम लोग क्या देखते हैं कि एटम्स को कॉर्नर्स पे या प्लस कहाँ पे रखा जाता है, फेस सेंटर पे, ठीक है। तो इस फेस का एक यानी फेस सेंटर ये होगा, डायगोनली देखा जाए तो यहाँ पे एक एटम होगा, इसके लिए एक एटम यहाँ हो जाएगा, और नीचे वाले के लिए एक एटम इसके लिए इधर हो जाएगा, और एक एटम इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा। अब फ्रंट और बैक के लिए यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, इस टाइप से, ठीक है, यही दिखाएंगे ना। तो अब
इन सब को कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये होगा। तो अब देखो यहाँ पे, फिर अगर मैं इसको यहाँ पे एक लेयर मान लिया, ये ऐसे सोचो, यानी ये एंड और ये डायगोनली एंड पॉइंट को पकड़ो, एक पॉइंट इसको एंड मान लो, दूसरा एंड इसको मान लो। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान लिया कि लेयर ए है ये, दूसरा यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे सॉरी ये, इसको मान लिया मैं कौन सा, लेयर बी। और फिर इसी तरह से यहाँ पे इसको लेयर सी में मान लिया, और ये लेयर क्या हो गया, सी। और फिर ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, यानी इसको मैं डी माना, जो कि कैसा है, ए का सिमिलर। देखो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं दिख रहा है, ये इसका एक एटम जो सिंगल एटम ऊपर है, इसका नीचे है, डिफरेंट है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। ये पीछे की तरफ है, फ्रंट की तरफ, ये 3D में है इसलिए क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये अलग है ना, ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है, और ये यही रिपीट कर रहा है चौथे पे। तो डी को हम क्या मान लिए, डी ए की तरह है। तो कैसा हुआ, ये किस तरह का लेयर का बना रहा, इसको ए बी सी फिर ए, यानी इसको क्या नाम दे सकते हैं, ए बी सी ए, ए बी सी फिर ए, इस तरह से ये रिपीट करेगा। यानी हर फोर्थ जो लेयर है फर्स्ट के सिमिलर है, यानी फर्स्ट लेयर सिमिलर टू फोर्थ लेयर, किसमें, एफसीसी में। ठीक है, अब इसको हम दिखाते हैं एक दूसरे, चलो देखो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट ऐसे किया गया। देखो यहाँ पे 6 एटम है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक छूट रहा है क्या, कहाँ का, अच्छा कॉर्नर पे छूट रहा है, हाँ इस कॉर्नर पे छूट रहा था ना 6, यानी 6 इसमें भी यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। ठीक है, लेकिन ये अपोजिट है। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया गया। सपोज ये लाइन में ले लिया, यानी ये डायगोनल वाला में ले लिया, ये डायगोनल पकड़ लिया। ठीक है, तो इस पे एक एटम का अरेंजमेंट ये, जिसको मैं क्या मान लिया, फर्स्ट लेयर, ये लेयर कौन सा है, फर्स्ट। दूसरा जो अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे इस तरह का है, ये यानी कि फ्रंट में है तो इस तरह से दिखाया गया है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 3 एटम, फिर उसके बाद एक गैप पे 2 एटम्स, इन दोनों के ऊपर गैप वाले स्पेस पे रखना है, फिर इसके ऊपर एक गैप आ रहा तो इसके ऊपर एक एटम। तो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या माना जा रहा है, बी। अब फिर ये जो दिखाया गया है, ये दिखने में लग रहा है यानी ये बैक वाला है, ये फ्रंट वाला, तो इसलिए ऐसे में दिखा, तो फ्रंट बैक वाला इस तरह से आ जाएगा, यानी ये ऊपर, तो 3 एटम्स को ऐसे हम दिखाएंगे, और इसके गैप आ रहा है इसके ऊपर, तो ये गैप पे 2 एटम्स को दिखा दिया, फिर गैप आ रहा है तो इस गैप के ऊपर ये, तो इसको मैं क्या मान लिया, सी। ठीक है, और फिर ये रिपीट कर रहा है ये वाले, तो ये कैसा हो गया, डी, जो कि ए का सिमिलर, तो ए बी सी फिर ए बी सी, इस तरह से रिपीट करते रहेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा ए बी सी, ए बी सी। मैं पहले 3 एटम, देखो यहाँ पे 1 2 3 एटम, फिर उसके 2 एटम, एक और 2, फिर इसके बाद एक एटम, फिर इसके लिए भी 1 2 3, फिर उसके दोनों गैप पे ये 2, और फिर इसके बाद ये, ऐसे करके, तो इसलिए
यानी एबीसी टाइप का बनाएगा। इसको सीसीपी भी बोला जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये क्या है, एफसीसी, ईआईसी को सीसीपी, फेस सेंटर्ड, ठीक है। दूसरा क्यूबिक क्लोज पाइप। HCP, हेक्सागोनल क्लोज पाइप। और ये 3D का है, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पाइप। ये इन सभी जगह एटम रखा गया है, ठीक है। 6 एटम्स का अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे, तो ये अरेंजमेंट और ये दोनों कैसा सिमिलर है ना। ये टॉप और बॉटम वाला देखो, ये ऊपर वाला और ये नीचे, एक फेस ये बॉटम वाला एंड टॉप फेस सिमिलर है, ठीक है। इसके भी यानी एक फेस सेंटर पे एक एटम यहाँ पे होंगे और यहाँ भी एक फेस सेंटर पे होंगे, टॉप और बॉटम का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जस्ट इनके बीच में यहाँ पे रहेगा ये एक एटम और एक एटम यहाँ पे इस तरह का। और ये आपस में, जबकि हम लोग ये देख चुके हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, टच में है, ठीक है। यानी इसका अरेंजमेंट देखने से लग रहा है कि अलग अलग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। पहले हम लोग देख चुके हैं पिछले पॉइंट में हेक्सागोनल में। तो ये एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में है, सेपरेट नहीं है, ठीक है। और ये एटम जस्ट इसके वाइड, ये 3 एटम है ना, ये भी आपस में टच में है। तो ये इनके बीच, यानी ये जैसे 3 एटम है इसके बीच, यानी वाइड आ रहा ना, इसके जस्ट वाइड पे ही आएगा। तो इधर वाले, ये वाले भी इसके वाइड पे आएगा, ठीक है। और इनके बीच सेंटर पे है, यानी ये तीनों एटम्स इन दोनों फेस का, दोनों लेयर का बीच में है ये। तो इसका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है ना। इसका अरेंजमेंट कैसा है, देख रहे हो, इस तरह का। ये अरेंजमेंट इस तरह का है। और नीचे वाले का अरेंजमेंट देख रहे हो किस तरह का है। यहाँ पे 6 एटम्स, ये पहले बना लो। यानी एक एटम यहाँ पे, फिर ये आपस में इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है। और ये फिर, और इसके ऊपर ये एक वाइड पे है सेंटर पे। इसी तरह का तो फेस आगे ऊपर बनेगा। यानी इसको लेयर अगर मैं फर्स्ट मान लिया तो ये कौन सा हो गया, बी। और इसी तरह का सिमिलर यहाँ पे मैं दिखा दिया। तो ठीक है। और ये एक्चुअल तो ये थोड़ा यहाँ बनाना मुश्किल है। ये एक बीच में है फेस सेंटर पे, ये आपस में ये कांटेक्ट में है। तो ये भी कैसा लेयर हो गया, ये सी लेयर। और सी कैसा हो गया, ए की तरह दिख रहा है, ए और सी सिमिलर है,
यहां से मिला दो तो ए और सी सिमिलर, इसका मीनिंग कि हेक्सागोनल भी किस तरह का लेयर फॉर्म कर रहा है, ए बी टाइप, ए बी फिर ए रिपीट करेगा, फिर इस तरह का आएगा ऊपर, तो ए बी टाइप से ए बी बनाएगा। तो लिख लेना, इधर लिख लेना ए बी लेयर टाइप्स। तो प्रिमिटिव्स में कैसा आ रहा, ए टाइप का आ गया, यानी सिंपल क्यूबिक में बॉडी सेंटर में आ गया कैसा, ए बी टाइप का, और एफसीसी में ए बी सी टाइप का आ गया, और हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज में इसमें आ गया ए बी टाइप का। तो यही दो ही तरह का तो रिपीट कर रहा है, ए टाइप नहीं तो ए बी टाइप, नहीं तीन तरह का, एक ए बी सी है, तो एक ही में ए बी सी कर रहा है वो है एफसीसी, बाद बाकी और सब में ए टाइप नहीं तो ए बी टाइप कर रहा। निकाल सकते हैं, नहीं निकाले थे ना, पैकिंग फ्रैक्शन निकाले थे इसका, यानी जेड इंटू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें एन यानी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना आया था, निकाल चुके थे इफेक्टिव एटम्स, इसमें इफेक्टिव एटम्स कितना टोटल कैलकुलेट किए थे हम लोग, 6 आया था। देखो ये हम लोग कैलकुलेट किए थे कि ये 2 है ना, यानी ये कितना इसका कंट्रीब्यूशन है 50%, तो 2 है, तो 2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1 एटम्स, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं करना है। तो 2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे ये टोटल कितने एटम्स है 3 एटम्स, ये 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 3 इंटू 1 अब प्लस ये टॉप वाले फेस और बॉटम वाले फेस, टोटल एटम्स कितने हो गए 12, यानी 6 एटम्स इस पे 6 एटम ये, टोटल कितने एटम्स 12, और एक एटम पे कंट्रीब्यूशन, सॉरी एक जो कर्नर्स पे कितने कंट्रीब्यूशन है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, है नोट्स लिखाया हुआ है पिछले क्लास का। इसका कंट्रीब्यूशन एक पे कितना है यहाँ पे 1/3 या 1/6, 1/6 होगा ना, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1/6, ठीक है होगा। अरे ये 6 है ना, और ये कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है 3, यानी XYZ 3, तो उसके ऊपर निगेटिव वाले भी तो देख लो, तो कितना हो रहा है 3 ये है, यानी एक ये वाले, एक ये और एक 3, और फिर 3 उसके आगे पीछे, तो टोटल कितना होगा 6, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 पे 1/6, इसीलिए वहाँ पे 1/6, और ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, ये कितना हो गया 1 + 3 या प्लस ये कितना 2, 6 2 12, टोटल कितना हो गया 6। तो यहाँ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना 6, और 6 इंटू कितना हो गया, एक एटम का वॉल्यूम कितना 4/3 πr³, ठीक है, तो 4/3 और πr³, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा कितना, यूनिट सेल का वॉल्यूम, इसमें इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना, अब ये सिलेंड्रिकल टाइप से है ना, हेक्सागोनल है तो इसका तो वॉल्यूम अलग से निकालना पड़ेगा ना, ए क्यूब तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्या ए क्यूब लिख सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम यानी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल
कितना लिखेंगे, बेस एरिया इनटू क्या h, यानी इसका हाइट कितना है h, यानी बेस एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा ना। अब बेस एरिया ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले भी, कितना 6√3r² निकाले थे ना हम लोग, देखो कॉपी में होगा, ये बेस एरिया कितना 6√3r² आया था। अब ये एच हम लोग कैलकुलेट कर लेना है, तो इसका अगर एच हम लोग कैलकुलेट करते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा इसका डेरिवेशन जाएगा, ये याद कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ। एच का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो जाता है कि 4, यहाँ पे 4√2/√3r लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे पुट कर लोगे कितना आ जाएगा, तो पुट करने के बाद आ जाएगा 6, यानी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, r³ आ जाएगा, और 6 यानी 24, ये आ जाएगा 24√2r³। चलो नोट कर लो, याद कर लेना है, आया था। और इसका भी आ जाएगा, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया यहाँ पे, तो 6 इंटू कितना आ जाएगा 4/3πr³। आपका नीचे कितना आ गया 24√2 और r³, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, देखो तो, और कुछ कैंसिल होगा इधर, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया यहाँ पे π/3√2, यही आएगा ना, π/3√2, ठीक है। तो इसको कर लो, कितना आ जाएगा π/3√2 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1.41, तो ये आ गया कितना 3 और 42, यानी 4.23, तो 3.14/4.23, देख लो कितना आ जाएगा, 4×7 = 28, ठीक है, उतना ही आएगा, ठीक है, यानी 0.74 और सेम एज FCC, ठीक है, यानी 74%। तो FCC या CCP और HCP इन दोनों में कैसा आएगा, सेम पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, 74% आएगा। तो और भी हम लोग वार्ड देख ले, सबका वार्ड टाइप्स ऑफ वर्ड, लीनियर वर्ड में तो कुछ आएगा नहीं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखे थे कि लीनियर के लिए तो अगर गैप है तो ये सिंपल लीनियर होगा, यानी कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन का एक ही लाइन पे इन सब का सेंटर होगा। ट्रायंगुलर में, ट्रायंगुलर वर्ड का मीनिंग कि ये इस टाइप से आया था, ठीक है, ट्रायंगुलर वर्ड, ये 3 एटम के बीच क्या है, एक ये, यानी 3 एटम है, उसके बीच जो वाइड स्पेस आ रहा है उसमें एक छोटा सा एटम रख दिए, तो ये ट्रायंगुलर वर्ड यहाँ से आएगा, ठीक है, यानी फाइनली ये बनेगा, ये ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन ये ट्रायंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा, लेकिन इसका हाफ ये मुझे पता करना है, यानी हाफ अगर पता करना है तो थीटा बाई, यानी कि थीटा अगर 60 है तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे θ1 या θ', θ/2 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। इसमें तो इसका एक्चुअल मुझे ये देखना है, यहाँ पे
इस तरह का इसका स्ट्रक्चर आ रहा है, यही एंगल आ रहा है ना 30, और ये फिर आर हो गया स्मॉल का आर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस, यानी कि cos 30, तो b बाई एच, यानी कि डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो r बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसको निकालो तो कितना आ रहा है r बाई आर का, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का रेशियो मुझे पता करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बाई cos 30 कितना √3/2, और ये कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो √3r प्लस 3 स्मॉल आर, ये हो गया 2r। तो कितना आ गया √3 - 2, यानी कि r √3 - 2 इंटू r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं उधर लेके चले जाऊँ r को, यानी कि 2 - √3 इंटू r इक्वल्स टू √3r, यही आएगा ना। ये देखो तो cos 30 √3/2, और ये r बाई आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो √3r प्लस √3 स्मॉल आर इक्वल्स टू 2r, कितना आ गया 2 - √3r इक्वल्स टू √3 स्मॉल आर। तो इसका रेशियो ले लो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, कितना आ गया √3, सॉरी ये 2 - √3 बाई √3, यही आ जाएगा ना। देखो तो ये इधर चला गया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 - √3, यानी ये √3 का मैग्नीट्यूड 1.732, तो 2 में से 1.732 माइनस करो, ठीक है। अब आई √3 से डिवाइड करो, देखो तो कितना आ रहा, यानी यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3, ये एटम 2, कितना आया, तो आ जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2 - 1.73 अपन 1.73, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, यानी 7, ये कितना आ रहा है, ये तो आ गया यानी कि 7, और ये 2 आ गया, और ये बच गया कितना 1, तो 1 में ये आ जाएगा ना, इसीलिए तो गलत हुआ था, ठीक है। ये आ गया कितना 0.154, ठीक है, इतना आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे जो है ये 1.4 आ गया रेडियस रेशियो इस ट्रायंगुलर वॉइड के लिए। एक मिनट, जो पहले वाले जो है ना उसमें थोड़ा सुधार करना होगा, वो ट्रायंगुलर नहीं था, वो क्या बोल टेट्राहेड्रल का था, ठीक है, उसको टेट्राहेड्रल था, ये ट्रायंगुलर है, उसमें लिख लेना टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जो पहले वाले हम लोग निकाले थे 0.414, वो करेक्ट है, सिर्फ टेट्राहेड्रल होगा। पहले वाला सिर्फ टेट्राहेड्रल लिख लेना। देखो क्यूबिकल वॉइड, तो क्यूबिकल वॉइड के लिए जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल मैं लिया यहाँ पे, तो ये सभी कॉर्नर्स पे एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड बन रहा है ना ये वाला, इसमें वॉइड बनेगा, और यानी इस तरह का इसका अरेंजमेंट है,
जो हम लोग देखे थे, ये एक वॉइड है स्पेस, इसमें एक जो है एटम रख दिया गया और ऊपर से इसी तरह का अरेंजमेंट करके इस पर रखा गया, यानी कि ये है एक फेस और ये दूसरे वाले, बीच में वॉइड बन रहा है। तो ये डायगोनल आ रहा है इसका बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो अब बताओ, ये छोटे सा एटम है जो वॉइड में रखा गया है। सिंपल क्यूबिक में तो वॉइड पे यानी कि बॉडी सेंटर पे होता नहीं है कोई एटम, लेकिन ये कौन सा एटम है? वॉइड वाले स्मॉल एटम है, ठीक है। जो वॉइड बन रहा है इनके बीच में, वो मुझे देखना है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने एटम्स से वो टच में है। तो वॉइड वाले एटम्स कितने एटम्स के टच में है? कितना? यानी यहां पे जो वॉइड बन रहा है ये अदर कितने एटम के कांटेक्ट में है? यानी ये 4, इसमें एक छोटा सा एटम में डाल दिया और फिर इसी तरह का बना करके एक ऊपर से इस पर रखा गया। तो ये कितने कांटेक्ट में आ गए? 8 के ना। यानी अभी कितने कांटेक्ट में? 4। अब फिर इसी तरह का 4 ऊपर से हम इस पर रखे तो कितने कांटेक्ट में आ गए? 8 के। तो इस वॉइड का यानी क्यूबिकल वॉइड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए कितना? 8 आएगा। जबकि सिर्फ प्रिमिटिव सेल का यानी कि क्यूबिक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 6 आया था। तो उसमें हम लोग किसका देखे थे? किसी एक पार्टिकुलर का, यहाँ कॉर्नर्स वाले, यानी हर एक कॉर्नर्स पे जो है एटम्स है उसका अदर के साथ कितने हैं टच में? 6 के साथ, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6। लेकिन यहाँ पे वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देख रहे हैं, इसका नहीं देख रहे हैं हम लोग, इस वॉइड वाले एटम्स का देख रहे हैं कितने के टच में है। तो ये 4 के कांटेक्ट में है और फिर अदर ऊपर से 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 8। अब इसका मुझे रेडियस रेशियो निकालना है, यानी वॉइड वाले एटम का और इस एटम का, यानी स्मॉल r बाई कैपिटल R का रेडियस रेशियो कितना आएगा। तो बताओ बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा? इस यूनिट सेल में जो वॉइड पे रखा गया है एटम्स, ये बॉडी डायगोनल है, तो ये पूरे कितना हो जाता है? √3 कितना? ए ना। अरे ये हम लोग जैसे एक एटम ए है बॉडी सेंटर पे, एक ये वाले हैं कॉर्नर वाले, तो यही तो बॉडी डायगोनल है। तो ये कितना है? 2r, और यहाँ पे इसका आधा और इसका आधा यहाँ पे, तो r और ये r, तो टोटल कितना हुआ? ये टोटल कितना? 4r। अब 4r हम लोग निकाले थे, पोजीशन वेक्टर निकाले थे ना, i यानी x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग, तो कितना आ गया था? √3 इंटू ए। अरे देखो कॉपी में देखो, FCC में मैं निकाला था ना, देखो कितना आया? 4r इक्वल्स टू इतना आया है √3 ए। अब स्मॉल यहाँ कैपिटल R में लिख दिया, तो r इक्वल्स टू कितना? √3 बाई 4 इंटू ए आया था। तो यहाँ पे मुझे निकालना है, देखो ये सब एक दूसरे के टच में है, यानी ये तीनों। तो अब इसका यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूँ ये एक्यूरेट दिखे, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? ये वॉइड वाले छोटे एटम्स है ना, तो इसका रेडियस तो अलग होगा, इसका रेडियस में क्या मान लिया? स्मॉल r, ठीक है। तो ये पूरे डायमीटर इसका यूज करेंगे तो कितना होगा? यानी 2 स्मॉल 2r प्लस इसका कितना? कैपिटल R है, और इसका भी कितना है? कैपिटल R। तो कितना हो गया? पूरे बॉडी डायगोनल कितना हो गया? यानी r प्लस r, यानी 2r कैपिटल प्लस 2r स्मॉलर होगा। और ये कितना हो जाएगा? यानी 2 कॉमन हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू कितना? √3 a लिखेंगे, √3 a आ गया। अब चलो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से मिल गया क्या? r प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू कितना? √3 बाई 2 इंटू ए, ये आ जाएगा। तो ए कितना हो जाता है? ए इक्वल्स टू 2r होता है। तो यहाँ पे पुट कर लो, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3 बाई 2,
और यहाँ पे आ गया 2r, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3r, √3 कैपिटल R। अब यहाँ इसको क्या कर लो, उधर ले जाओ, तो ये आ गया r प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू √3r। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो √3 और -1 इक्वल्स टू स्मॉल r बाई कैपिटल R आ जाएगा। देखो तो इसको मैं इधर ला दिया, तो √3 - 1 r कॉमन हो गया है, तो √3 - 1 इक्वल्स टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब चलो निकालो तो इसका कितना आ जा रहा है, मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 0.732 इक्वल्स टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो क्यूबिकल वॉइड्स में रेडियस रेशियो कितना 0.732, यह हो जाएगा। एक दो है और हम लोग देख लेंगे। तो इन सब के लिए ट्रायंगुलर वॉइड के लिए, ट्रायंगुलर वॉइड रेडियस रेशियो कितना आ गया 0.154, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए 3 फर्स्ट में। सेकंड हो गया टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो 0.414 और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4। और थर्ड में क्यूबिकल वॉइड अगर देखा जाए, तो क्यूबिकल वॉइड रेडियस रेशियो आ गया 0.732 और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो यहाँ से जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहा है। इसका मीनिंग कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वॉइड्स इन FCC और CCP यानी फेस सेंटर और क्यूबिक क्लोज पैक में। तो इसमें Z का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना 4। FCC स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं 4 एटम्स, ठीक है। तो इसमें FCC स्ट्रक्चर में 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये हो जाता है इक्वल्स टू Z, ठीक है। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स Z के इक्वल होता है और टेट्राहेड्रल 2Z होता है। यानी FCC स्ट्रक्चर में इफेक्टिव एटम्स 4 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल भी कितना होगा 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होगा। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पूछता है तो उसका 2 टाइम्स होता है, ऑक्टाहेड्रल का 2 टाइम्स होता है। तो ऑक्टाहेड्रल यानी अगर 4 हो रहा है तो ये टेट्राहेड्रल कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखना, ऑक्टाहेड्रल का 2 टाइम्स होता है टेट्राहेड्रल। अगला लिखना डिजाइनेशन ऑफ क्रिस्टल प्लेन। क्रिस्टल प्लेन को डिफाइन करना हो यानी मिलर इंडिसेस वगैरह निकालने के लिए, तो इसमें लिखना
पैरामेट्रल प्लेन, इसी को रिफरेंस प्लेन भी बोला जाता है, रिफरेंस प्लेन। तो पैरामेट्रल प्लेन बोल लो या रेफरेंस प्लेन बोल लो, लिखना इसमें। द प्लेन विच define any given plane which define the any given plane with respect to reference planes, with respect to reference plane या पैरामेट्रल प्लेन। कोई भी ऐसा प्लेन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को रेफरेंस प्लेन का हेल्प लेना पड़ता, और उसी रेफरेंस प्लेन को हम लोग या तो पैरामेट्रल प्लेन बोल ले या जो है सिंपली रेफरेंस प्लेन बोलते हैं। तो जो प्लेन गिवन रहेगा उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को पैरामेट्रल प्लेन की नीड होगी या रेफरेंस प्लेन की नीड होगी। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के मैं एलॉन्ग प्लेन ले लिया कोई, ठीक है, ये एक्स वाई और ये जेड। अब इसके लिए सपोज कि ये दिया हुआ है इस तरह का, ये गिवन प्लेन है, ये गिवन प्लेन है, ठीक है। अब ये दे दिया कि यहाँ से देखो एक्स एक्सिस पे है ना इतना, ये ओरिजिन, तो ये यूनिट है, ये यूनिट दे दिया, और ये दे दिया बी यूनिट, ठीक है, और इधर ये दे दिया हुआ है ए बाई यानी सी यूनिट, ये, और ये सी जो दिया हुआ है यहाँ पे इस सभी जो है यूनिट लेंथ है, तो ए इक्वल्स टू बी और बट सी इक्वल्स टू यहाँ पे ए बाई 2 ऐसे दे दिया, ठीक है, और ये ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए, यानी कि दोनों बराबर है। तो इसको मैं मान लिया कि ये दोनों कितना है, सपोज कि ए यूनिट है तो सी ऐसे दे दिया हुआ, या इसको सबको ए ही मान लिया, ए बाई 2 ऐसे दे दिया, ऐसे क्लियर दिया हुआ है, ठीक है, ये हटा दो, कंफ्यूजन होगा। तो ये गिवन प्लेन है, मुझे डिफाइन करना है इसका रेफरेंस प्लेन या पैरामेट्रल प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो ये देख रहे हो, यानी हाफ दिया हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट लेंथ दिया हुआ सेम है, यानी ए यूनिट वाई के अलॉन्ग है, ए यूनिट क्या है एक्स के अलॉन्ग, लेकिन जेड के अलॉन्ग कितना लेंथ दिया हुआ है, आधा, यानी कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है एक्स के अलॉन्ग ये एक यूनिट दे, ये गिवन कुछ भी हो सकता है, तीनों डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं दिया हुआ है, इसको मुझे इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है। अब यहीं से हम लोग मिलर इंडिसेज वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे, मिलर इंडिसेज। तो जो मेन प्लेन होगा रेफरेंस प्लेन, उसको हम लोग क्या मान लिए, इसी में मैं दिखा दे रहा हूं, या अलग दिखा दे, चलो अलग मैं दिखा दे रहा हूं। ये y x और ये z, ठीक है। अब ये हम रेफरेंस प्लेन ले लिए, ठीक है, ये ए यूनिट, ये भी ए यूनिट, ये भी ए यूनिट, ये रेफरेंस प्लेन। और ये गिवन प्लेन,
तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में गिवन प्लेन का मुझे मिलर इंडिसेज पता करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट में लिख लेना है यहाँ पे, इंटीग्रल वैल्यूज are used integral values are used to define the Miller indices, are used to define the Miller indices, Miller indices, ठीक है। अब मिलर इंडिसेज होता क्या है लिख लेना, रेसिप्रोकल ऑफ, या इनवर्स भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट is called Miller indices। ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट में लिख लेना इंटरसेप्ट ऑफ रेफरेंस प्लेन या पैरामीट्रल प्लेन। तो ये जो यहाँ पे यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है ये सब क्या है, इंटरसेप्ट है। मैथ्स में पढ़ते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो मैं ले लिया यहाँ पैरामीट्रल प्लेन का इंटरसेप्ट या रेफरेंस प्लेन का इंटरसेप्ट, along x एक्सिस, along y एक्सिस और along z एक्सिस। तो तीनों एक्सिस के along रेफरेंस प्लेन का मैं क्या लिया था, ये यूनिट और ये यूनिट ये लिया था। अब जो डिफाइंड प्लेन है, जो गिवन प्लेन है, उसका मैं इंटरसेप्ट ले लिया। इधर मैं लिख रहा हूं इंटरसेप्ट ऑफ डिफाइंड प्लेन, इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन हैज टू डिफाइन, जिसका मुझे डिफाइन करना है उसका इंटरसेप्ट एक्स वाई और जेड के लॉन्ग, एक्स वाई और कितना दिया हुआ है ए, वाई के लॉन्ग कितना, ये भी ए है, और जेड के लॉन्ग a/2 है। ये गिवन है, ये डिफाइंड जिसका करना है उसका गिवन। तो मैं क्या कर लिया, फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट निकाल लिया, फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन। फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकाल लो, यानी डिफाइंड प्लेन का इंटरसेप्ट अपॉन रेफरेंस का। तो फ्रैक्शनल अगर निकालते हैं तो गिवन का क्या है, एक्स के लॉन्ग, एक्स वाई, मैं इधर लिख रहा हूं एक्स वाई जेड, एक्स के लॉन्ग गिवन ए है और रेफरेंस भी ए, मैं ए लिया हूं कितना 1, वाई के लॉन्ग कितना है ए है, और गिवन में भी गिवन का ए है और लिए भी हम लोग,
और जेड के लॉन्ग क्या है a/2 और रेफरेंस का कितना a, तो कितना हो गया 1/2। अब ये जो आ रहा है फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट, इसका हम क्या कर लिए इनवर्स कर लिए, रेसिप्रोकल कर लिए, तो मुझे मिलर इंडिसेज मिल जाएगा। हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ मिलर इंडिसेज मुझे पता करना है, तो इसका रिवर्स निकाल लिए। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या कर लिए फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट, फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट। तो x जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे x y और z, इसका इन्वर्स कर लिए, तो मुझे मिल गया यहाँ पे कितना a 1 और ये कितना 2, यही मिल जाएगा ना। अब इसको मिलर इंडिसेस को ऐसे दिखाया जाता है DHKL। ठीक है, तो DHKL यानी H जो है x वाले y के लॉन्ग वाले k और z वाले l, तो कितना आ गया 112। ठीक है, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं D112, ऐसे भी लिखा जाता है। यही आ गया मिलर इंडिसेस। तो इतना नहीं करना पड़ेगा, बस ये समझाने के लिए बता दिया, ऐसे तो एक लाइन में 2 लाइन में कर सकते हो। इंटरसेप्ट ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन, क्वेश्चन है द इंटरसेप्ट ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन द इंटरसेप्ट ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल 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 प्लेन आर a/2 a/2 and 3a/2 minus 3a/2 along a/2 and minus 3a/2 along x, y and z axis, along x, y and z axis respectively, along x, y and z axis respectively. हो गया, रेस्पेक्टिवली फुल स्टॉप के बाद लिखना। देन find out the Miller indices, find out the Miller indices of the crystal plane। तो इस प्लेन का मिलर इंडिसेस कि रेफरेंस प्लेन हम मान लिए कि x है, y है और z, और रेफरेंस प्लेन का क्या ABC के फॉर्म में दिया है, किसके फॉर्म में, हाँ ए के फॉर्म में दिया, तो ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट, ये रेफरेंस प्लेन का इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे दिखा भी सकते हैं। तो ये मैं रेफरेंस प्लेन ले लिया जो सेम मैं लिया हूँ, तो कितना दिया हुआ है एक्स वाई जेड के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग दिया हुआ कितना ए यूनिट, यानी ये ठीक है ए यूनिट, वाई के लॉन्ग कितना दिया हुआ यानी a/2 है ना, यानी y के लॉन्ग ये कुछ होगा इस तरह से, यानी आधा इसका मैं ले लूं, दूसरा इसको दिखाना पड़ेगा इस तरह से, ये हाफ दिखा दूं क्योंकि a/2 ही है ना। ठीक है, और इधर कितना है 3/2। ठीक है, तो 3/2 इसका मीनिंग और कम हो जाएगा यहाँ पे जेड के लॉन्ग, इस तरह से मैं दिखा दिया। तो ये डिफाइंड प्लेन हो गया जो हम लोग को डिफाइन करनी है यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे दिखा दिया।
ठीक है, यही गिवन प्लेन है और ये रेफरेंस प्लेन है जो हम लिए हैं, यानी कि रेफरेंस प्लेन हो ये वाला है, ये एक्स के लॉन्ग ये वाई और ये जेड, ठीक है। लेकिन मुझे डिफाइन कौन सा करना है, जो कलर किया गया है शेडेड रीजन वाला, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, डिफाइंड प्लेन का इंटरसेप्ट कितना, ए बाई टू और ए माइनस 3a/2, और वो भी है निगेटिव है तो बैक में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शनल निकाल लो, तो फ्रैक्शन निकाल लो, क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2 और ये कितना आ जाएगा -3/2, यही आएगा ना। यानी इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका रिवर्स में कर दूं तो DHKL मुझे मिल जाएगा, और वो कितना मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2/3। अब मुझे इंटीजर्स का ही यूज करना है। अभी मैं एक पॉइंट लिखाया था कि मिलर इंडिसेज को डिफाइन करने के लिए हम लोग इंटीग्रल वैल्यूज को ही यूज करते हैं, तो ये फ्रैक्शनल में नहीं रहनी चाहिए। तो इसको क्या कर ले, 3 से मल्टीप्लाई कर ले। तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यानी एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, DHKL यानी 3, ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे -2। तो अब इसमें जो माइनस में जो भी मैग्नीट्यूड रहता है उसको ऐसे हम लोग नहीं दिखाते हैं, इसको इस तरह से दिखाना पड़ता है, 3, 6 और 2 पे बार ऐसे रहेगा, ठीक है। तो DHKL ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। चलो तो आज आना दो, और मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा मैथमेटिकल पार्ट